हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने। रेलवे PYQ 2.0 स्टार्ट हो चुका है, उसमें 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हम उस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और उसका रिवीजन हम लोग जो है हिंदी मीडियम में देखने वाले हैं। और जो लेक्चर आपका 1.5 घंटे 2 घंटे का होता है उसको हम लोग 30 से 35 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे पूरी तरीके से। तो जो भी आपका रेलवे का एग्जामिनेशन है तो आप इस PYQ सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको अंत तक देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और अच्छे से आपका रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सर का वीडियो नहीं भी देखते हैं तो मैं अच्छे से इसमें बताने की कोशिश करूंगा, आप इसको देख सकते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल था 8.5 के सब्सक्राइबर का, वो हमारा जो डिलीट हो चुका है किसी कारण से। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग तो मतलब इतने टफ टाइम में हम आपके मदद किए हैं, तो हम भी उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि हम आप भी लोग मतलब हमारे मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैंने टेलीग्राम चैनल दे दिया है नया बना करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे बाकी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता वीडियो में। ठीक है, जो चीज़ आपको नीड है वो मिल जाएगा आपको वहीं पे, सो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है यहाँ पे कि विधायिका के अवकाश के दौरान जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश अभी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बात करें कि विधायिका के अवकाश यानी कि विधायिका अगर एब्सेंट है तो उसके दौरान जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल नंबर 213 के अंतर्गत करता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पार्लियामेंट में यानी कि संसद में राष्ट्रपति को ये पावर है, तो राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो 123 के तहत वो जारी करता है। तो दोनों आप याद रखिएगा, स्टेट वाले में भी और सेंटर वाले में भी। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अवकाश के बारे में। अवकाश होता क्या है, तो अवकाश जो होता है वो आपका 2 सेशंस के बीच में जो आपका गैप होता है उसको हम लोग अवकाश कहते हैं। ठीक है, अब ये अवकाश जो होता है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि एक साल में कितने मिनिमम सेशंस हो सकते हैं, तो एक साल में मिनिमम 2 सेशंस आपके हो सकते हैं, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम आपका 3 सेशन हो सकते हैं। अब ये जो सेशन होता है, ठीक है, वो आपका केंद्र में भी बुलाया जाता है और राज्य में भी बुलाया जाता है। तो केंद्र में बुलाने का अधिकार जो राष्ट्रपति को होता है, ठीक है, और राज्य में अगर बात करेंगे तो राज्यपाल को होता है। ठीक है, और जो 3 सेशंस होते हैं, कौन कौन से सेशन होते हैं, पहला बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। बाकी ये जो सत्र है बुलाने का जो ये चीज़ है, प्रोविज़न है, वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 85 में यहाँ पर है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला 2 सत्रों के बीच की जो गैप होती है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और ये जो आपका अध्यादेश क्या होता है, अब उसके बारे में तो बात करते हैं। तो देखिए अध्यादेश होता है एक प्रकार का कानून। ठीक है, अगर इमरजेंसी के केस में अगर कोई प्रकार का कानून बनाना है तो उसके लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, और ये पावर किसके पास होता है, तो स्टेट में आपका राज्यपाल के पास होता है और यहाँ पर सेंटर में जो आपका राष्ट्रपति के पास होता है। तो 3 अंग होते हैं पहले तो, कि कानून बनाने के लिए जो 3 अंग बनाए गए हैं, पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, तो विधायिका आपका लॉ को बनाती है यानी कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायपालिका ये देखती है कि जो लागू हुआ है कानून वो अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो विधायिका की अगर बात करेंगे तो केंद्र में जो है लोकसभा और राज्यसभा होता है, यानी कि पहले लोकसभा या राज्यसभा के साथ बिल पास होगा, फिर उसके बाद वो जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, सहमति के लिए। उसी प्रकार से राज्य में अगर बात करेंगे तो पहले विधानसभा से बिल पास होता है। ठीक है, वहाँ से अगर पास हो गया तो अगर किसी स्टेट में विधान परिषद है, ठीक है, चूँकि हर एक स्टेट में विधान परिषद नहीं आपको पता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कभी क्वेश्चन में। तो विधान परिषद के अगर है उस राज्य में तो वहाँ पर जाएगा, फिर वहाँ से पास होकर के फिर राज्यपाल के पास जाएगा, और अगर राज्यपाल उसको सहमति दे देता है तो फिर कानून आपका बन जाता है। ठीक है, तो अध्यादेश आपको समझ में आ गया होगा। ये एक प्रकार का टेम्पररी लॉ होता है जो कि कभी भी आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी यही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे आर्टिकल को कैसे आप याद कीजिएगा, यानी कि स्टेट वाला और ये मतलब जो आपका सेंटर होता है उसमें, क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 212 की, तो अनुच्छेद 212 में आपका जो है राज्य के विधानमंडल की प्रक्रियाओं पर न्यायालय प्रश्न नहीं कर सकता है, ये चीज़ है। अगर हमको स्टेट में सेंटर में ये जानना है तो उसके लिए हमको 90 यहाँ पर घटा देना है, 19 घटा देंगे यानी कि 122 हो जाएगा। तो सेम जो बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, वो आपका सेंटर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर न्यायालय की जगह आपका जो है सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हाई कोर्ट होता है स्टेट में, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा संसद में। उसी प्रकार से 214 अगर यहाँ पर बोलता है कि हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पर है, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 214 से लेकर 233 तक जो है उच्च न्यायालय के बारे में बात करता है। तो अगर हम इसमें क्या कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला है कि अगर हम संसद वाले में जो है जो भी आर्टिकल है संसद का, अगर हम उसमें 109 आर्टिकल तक 89 प्लस में ऐड करते हैं तो हम लोग जो है स्टेट वाले में पहुंच जाएंगे। स्टेट लेजिस्लेचर वाला में जो आपका प्रोविज़न है, मतलब सेम जो संसद वाला में है वही सेम प्रोविज़न आपको स्टेट
वाला में भी है, ठीक है। तो उस याद करने का एक प्रकार का ट्रिक है कि अगर हम संसद वाले में प्लस 89 ऐड कर देते हैं 109 आर्टिकल तक, तो हमको स्टेट वाला मिल जाएगा। और वही अगर हम यहाँ पर 90 ऐड करते हैं 110 से आगे वाले आर्टिकल में, तो हमको यहाँ पर जो स्टेट वाला मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का याद करने का ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। बाकी 214 नंबर आर्टिकल देख लिया आपने, हाईकोर्ट से रिलेटेड है। 210 जो आपका है वो आपका राज्य विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा से संबंधित है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका जो 110 है, ठीक है, 110 नंबर आर्टिकल जो है आपका मनी बिल से रिलेटेड है, ठीक है। मनी बिल का जो आपका डिफिनेशन है उससे रिलेटेड है ये सेंटर वाले में। तो अगर हम इसमें 90 ऐड कर देते हैं तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 200, ठीक है। तो ये जो 200 हो जाएगा वो आपका स्टेट वाले में जो है मनी बिल से रिलेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बस ये यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 213 हो जाएगा स्टेट में, और सेंटर में आपका 123 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1809 ईस्वी में जो है किसने महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। 1809 ईस्वी में एक जो अमृतसर की संधि हुई थी, तो रंजीत सिंह और किसके बीच में हुई थी, तो याद रखिएगा चार्ल्स टी मैटकॉफ के बीच में हुआ था। यहाँ पर चार्ल्स टी मैटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में। अब ये चार्ल्स टी मैटकॉफ के बारे में याद रखिएगा यहाँ पर कि इनको जो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रेस पर से जो पाबंदियाँ थी उसको हटाई थी, ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा था। इसके बाद याद रखिएगा कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचरिया मिस्र से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद बोला है संधि के दौरान जो है सतलज नदी को सीमा बना करके ऊपर के हिस्सों में सिख तथा नीचे ब्रिटिशर्स शासन करने लगे। मतलब ये जो अमृतसर की संधि हुई थी उसमें एक बॉर्डर लाइन माना गया था। कौन सा नदी था, ये इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी था। और सतलज नदी के जो उत्तर वाला हिस्सा यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर बोला गया कि सिख यहाँ पर शासन करेंगे और नीचे वाले पे ब्रिटिशर्स आपका शासन करेंगे। यही आपका इस संधि में था, अमृतसर की संधि में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में याद रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में। और इस युद्ध के पश्चात जो है लाहौर संधि हुआ था। अब ये युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर जो आपका हुआ था, मतलब चार्ल्स टी मैटकॉफ और जो रंजीत सिंह के बीच में जो संधि हुई थी अमृतसर की, ठीक है। तो वहाँ पर जो सीमा बनाया गया था सतलज नदी को, उसको क्रॉस कर लिए थे यहाँ पर सिख लोग। इस कारण से यहाँ पर जो है पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ। और यही चाहते थे अंग्रेज भी कि हम उससे युद्ध करके उसको हटा करके बाकी का जो क्षेत्र उसको ले लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हुआ था। तो ये हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था 1845 से 46 के बीच में। और इस युद्ध के पश्चात जो आपका लाहौर की संधि होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हार्डिंग के बारे में कुछ और चीज़ें तो नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा यहाँ पे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा डलहौजी के शासन काल में ही जो है यहाँ पर आपका हड़प नीति आया था, ठीक है। हड़प नीति के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है जगहों पर जो है यहाँ पर हड़पा गया था। जैसे सतारा में 1848 में, संबलपुर में 1849 में, जैतपुर में 1849 में, उदयपुर में 1852 में, नागपुर में लगभग 1852 से 53, ये भी आप मान के चल सकते हैं। झांसी जो आपका 1853 से 54। तो ये सब जगहों पर जो है यहाँ पर हड़प नीति आया था डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। और इसी ने लाया था। बाकी इसी के शासनकाल में जो टेलीग्राफ लाइन है वो बिछाई गई थी, ठीक है। वुड्स डिस्पैच जो हुआ था 1854 में, जिसको कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी हुआ था इसी के शासनकाल में। अवध की चैरी जिसको कहा जाता था 1856 ईस्वी में, ठीक है, इसी को कहा जाता था, लॉर्ड डलहौजी को ही। इसी के शासनकाल में जो फर्स्ट ट्रेन है बॉम्बे से ठाणे के बीच में जो लगभग 34 किलोमीटर लंबा का चला था, ठीक है। तो इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद PWD डिपार्टमेंट सेटअप जो है इसी के शासनकाल में हुआ था, यानी कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो हुआ था, ठीक है, ये भी आपका इसी के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये मतलब ये एक अधिनियम था, उसके अंतर्गत यहाँ पर 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुख्य भूमिका थी इसमें विधवा पुनर्विवाह एक्ट में, ठीक है। ये 1856 में हुआ था, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में, ठीक है। विलियम बेंटिक के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मैकुलेज मिनट जो था एक शिक्षा से संबंधित था, जो 1835 ईस्वी में आया था इसी के शासनकाल में। 1829 में जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय जो है, मतलब इसमें प्रमुख भूमिका राजा राम मोहन राय की थी यहाँ पर, ठीक है। मतलब राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत किया था, जो कि विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर डलहौजी के शासन में पुनर्विवाह एक्ट आया था और सती प्रथा वाला बेंटिक के समय में, ठीक है। इसी के शासनकाल में जो सर्किट कोर्ट का अंत किया गया था। सर्किट कोर्ट एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जो
मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है उस तरह का यहाँ पर था ये सर्किट कोर्ट, ठीक है। तो उसका अंत किया गया। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है ये विलियम बेंटिक ही था, क्योंकि आपको पता है कि 1833 ईस्वी में जो है एक चार्टर एक्ट आया था जिसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बदल करके जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। और ये जो आपका चार्टर एक्ट है इसी को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर विलियम बेंटिक के शासनकाल में आया था, ठीक है। और इसको जो है सब क्या लिखा हुआ है, सुपरवेंशन ठगी, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है विलियम बेंटिक को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत जो है किसकी रचना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मेघदूत की रचना जो है कालिदास के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा ऋतु संहार की बात करेंगे, मालविका, अग्निमित्र, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि जो पुष्यमित्र के बेटे थे अग्निमित्र, ठीक है, इसमें इनकी प्रेम कहानी और मालविका जो इनकी पत्नी मतलब इनसे प्रेम करते थे तो उनकी प्रेम कहानी लिखा गया है यहाँ पर कालिदास के द्वारा ही, ठीक है। पुष्यमित्र के बेटे थे अग्निमित्र, याद रखिएगा। रघुवंशम, उसके अलावा कुमार संभवम, ये सब आपका जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। वेद व्यास के बारे में बात करेंगे तो वेद व्यास ने आपका जो है महाभारत लिखा था। इसको फारसी में अनुवाद जो है रजमनामा ने किया था। मतलब इसमें फारसी अनुवाद रजमनामा अबुल फजल के द्वारा किया गया था महाभारत का, ये चीज़ भी याद रखिएगा। रवि कृति की अगर बात करेंगे तो ये जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है। और एक अगर बात करेंगे ऐहोल प्रशस्ति भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है रवि कृति के द्वारा ही यहाँ पर कर्नाटका में यहाँ पर जो है लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा हरिसेन की बात करेंगे तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के यहाँ पर जो है कोर्ट पोएट थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की इन्होंने रचना किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जानते थे, क्योंकि जिस तरीके से नेपोलियन कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था उसी प्रकार से समुद्रगुप्त भी जो है यहाँ पर मतलब साउथ वाले पार्ट में जो है ये युद्ध नहीं हारा था, ठीक है। ये किसने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, तो विंस्टन आर्थर स्मिथ करके एक व्यक्ति था, इसने ये कहा था यहाँ पर, ठीक है। बाकी हरिसेन के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर जो है कुमार अमर्त्य जो थे ये महत्वपूर्ण अधिकारी थे, ठीक है। संधि विग्राहिका जो है मतलब ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर प्रमुख आपका अधिकारी हुआ करता था हरिसेन के शासनकाल में। कुमार अमर्त्य करके मतलब हरिसेन जो था वो मतलब ये तीनों जो था ये तीनों पद पर था, ठीक है। कुमार अमर्त्य जो पद था, संधि विग्राहिका था, दंड नायक था, तो इन सभी पदों पर था ये हरिसेन, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में कोर्ट पोएट था। तो कुमार अमर्त्य का मतलब महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, संधि विग्राहिका का मतलब युद्ध व शांति होता है, दंड नायक का मतलब न्याय अधिकारी होता है। तो ये तीनों पद पर था। अगर बात करेंगे कौन से पद पर नहीं था, तो नागर श्रेष्ठ करके एक पद था, इस पद पर जो आपका हरिसेन था वो नहीं था, ठीक है। समुद्रगुप्त को सिक्कों में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी के लिए इतना ही इसमें। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। इसकी स्थापना 1875 में हो जाएगी और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की तो ये आपका 1992 में इसका स्थापना किया गया। तो हमसे पूछा था सबसे पुराना, तो हम लोग का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो राजा था, ठीक है, राजा राज प्रथम, ठीक है, कब राजा बना था, ठीक है। तो ये आपका जो है 985 ईस्वी में आपका यहाँ पर जो बना था, ठीक है। और आपको बता दें ये जो चोल थे, ठीक है, ये आपका 2 बार जो है मतलब उद्गम हुआ था इनका, ठीक है। एक आपका 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी के बीच में, ठीक है, जो संगम युग था उसके शासनकाल के दौरान ये चोल मतलब आए थे, ठीक है। संगम काल में 3 थे, चेर, चोल और पांड्य, ठीक है। तो चेर, चोल और पांड्यम की बात करें अगर हम लोग तो कहाँ कहाँ पर थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चोल थे, ठीक है, यहाँ पर पांड्य थे, ठीक है, यहाँ पर चेर थे। तो यहाँ पर तीनों के बारे में याद रखिएगा कि चोल के फाउंडर कौन थे, तो कराईकल थे, ठीक है। ये हम लोग संगम एज वाले चोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। राजधानी की बात करेंगे तो ये उड़ायूर था इसकी राजधानी और तंजौर भी था। प्रतीक की बात करेंगे तो टाइगर था, बाघ था। बंदरगाह की बात करेंगे तो पूहड़, कावेरी पट्टनम यहाँ पर जो था चोल का यहाँ पर जो बंदरगाह। उसी प्रकार से पांड्य के बारे में याद रखिए कि राजधानी जो इसका मदुरै था, प्रतीक जो था मछली था, कौरकाई जो इसका बंदरगाह था पांडे का। उसी प्रकार से चेटा का बात करेंगे तो इसकी राजधानी जो थी वो वंजी थी। प्रतीक जो था बो एंड एरो था यानी कि धनुष और बाण था। बंदरगाह की बात करेंगे तो बंदरगाह जो है आपका मुजरी और तौंडी थी, ठीक है। इन्हें अशोक के अभिलेख में केरल पुत्र कहा जाता था, चेर की बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। तो तीनों के बारे में याद रखिएगा, ये 3 आपका संगम एज से बिलोंग करते थे, ठीक है। बाकी याद रखिएगा कि जो आपका 3 संगम हुए थे यहाँ पर, ठीक है, जो सेकंड संगम था, ठीक है, उसमें एक तमिल टेक्स्ट यहाँ पर जो है मतलब लिखा गया था, ठीक है जी। और भी याद रखिएगा यहाँ पर कि कांस्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध खोई हुई मोम तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर जो है
विजयालय, ठीक है, विजयालय में ये हुआ था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, ये चीज़ अभी अलग है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि 3 संगम हुआ था, और जो सेकंड आपका संगम हुआ था उसमें तमिल टेक्स्ट यहाँ पर एक लिखा गया था, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि राजराज प्रथम के जो पुत्र थे वो राजेंद्र थे, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम, तो ये हम लोग जो है लेटर चोलास की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेटर चोलास की अगर हम बात करेंगे तो 9th सेंचुरी एडी के आसपास में ये उद्गम हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इन्हीं के जो कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है, पल्लव और मुत्रैयार, मतलब कि यहाँ पर विजयालय की अगर बात करेंगे सबसे पहले तो, कि विजयालय जो थे यही आपका जो लेटर चोला जाया था उसके मतलब फाउंडर की तरफ माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो पल्लव के अंदर जो रूल कर रहे थे मुत्तरयार, ठीक है, मुत्तरयार कौन थे, तो कावेरी डेल्टा में जो लोग थे, ठीक है। तो वहाँ पर विजयालय ने इनको हटाया था और उसकी जगह पर आपका चोल साम्राज्य का जो है यहाँ पर स्थापना किया था। तो विजयालय को यहाँ पर जो है लेटर चोलास का यहाँ पर जो है माना जाता है कि वो जो है मतलब संस्थापक है, ठीक है। और कांस्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध खोई हुई मोम तकनीक जो है इन्होंने विद्यालय ने ही यहाँ पर विकास किया था, ठीक है। और याद रखिएगा विद्यालय ने ही आपका निसुम्बदनी मंदिर बनवाया था, मतलब एक देवी थे वहाँ पर, उनका मंदिर यहाँ पर विद्यालय ने ही यहाँ पर बनवाया था, ठीक है। बाकी याद रखिएगा यहाँ पर राजराज प्रथम के ही पुत्र थे राजेंद्र, जो कि आगे चल के 1014 के एडी में जो है यहाँ पर फिर रूल करते हैं यहाँ पर चोल शासन के अंतर्गत, और महमूद गजनी जो थे वो इसके समकालीन थे, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिए। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है चोल शासक जो राजराज प्रथम थे, ठीक है, ये कब शासक राजा बने थे, तो 985 में यहाँ पर बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ है, पूरा कहानी यहाँ पर जो है अर्ली चोलाज एंड लेटर चोलाज के बारे में, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लेटर चोलाज से आता है, तो इसको अब यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं है, वो पूछा हमसे। तो देखिए पूर्वांचल पहाड़ी में अगर बात करेंगे तो इसमें आपका जो डाफला हो जाएगा, गिरी हो जाएगा, सॉरी डाफला हो जाएगा, मीडी हो जाएगा, अबोड़ हो जाएगा, मिसमी हो जाएगा, नीसी हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है जाति के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा पटकाई बम भी हो जाएगा, नागा हिल्स हो जाएगा, मणिपुरी हिल्स हो जाएगा, मिजो हिल्स हो जाएगा, जिसको कि लुसाई हिल्स भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपका पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पाटली हिल्स की, तो ये आपका पूर्वांचल की नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में पहाड़ी आता है, ठीक है, जो कि आपका जो 3 श्रेणी है, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, उसका ये पार्ट माना जाता है, ठीक है, पाटली हिल्स। तो ये उत्तराखंड में आता है। तो हमसे पूछा था कि पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं है, तो ये नहीं है आपका, ठीक है। बाकी ये चीज़ याद रखिएगा कि जो जनजातियों के नाम पे रखा गया डाफला, मीरी, अबोड़, मिसमी, नीसी, ठीक है, इसके नाम पे अगर बात करेंगे ये जनजातियों के नाम पर है। और अगर बात करेंगे पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर, ये सब भी आपका जो है आपका पूर्वांचल पहाड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे लंबी है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो ये आपका बांग्लादेश का है, ठीक है। कितना है, तो लगभग आपका जो है यहाँ पर अगर दिया हुआ तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ देखिए 4096 यहाँ पर है, 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश टच करती है यहाँ पर बांग्लादेश। फिर उसके बाद आपका चाइना, आप इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से, बचपन में MB है, ठीक है। तो ब से आपका बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, फिर M से म्यांमार, ठीक है, B से आपका भूटान, ठीक है, उसके बाद A से आपका अफगान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश का है, उसके बाद चाइना याद रखिएगा 3488 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान याद रखिएगा 3323 किलोमीटर, बाकी नेपाल, म्यांमार, भूटान की याद करने की जरूरत नहीं है, और अफगान का 106 किलोमीटर। तो ये है आपका। बाकी अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे, टोटल कितना आपका स्थलीय सीमा है भारत की, तो वो 15,106 है, कभी कभी 15,200 भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना टच होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका नेपाल है, ठीक है, नेपाल जो देश है वो भारत के कितने जिलों मतलब स्टेट से जो यहाँ पर सटता है, मतलब टच करता है। तो इसका ट्रिक है, सुब्बू करके याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। S से आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, U से आपका यूपी हो जाएगा, B से बंगाल हो जाएगा, B से बिहार हो जाएगा, और U से आपका यूपी हो जाएगा। तो ये इतने हिस्सा जो है आपका नेपाल से टच करता है, यानी कि नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर हम लोग बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश का मैम टेक वाटर से आप याद कर सकते हैं। M से मेघालय हो जाएगा, A से आसाम हो जाएगा, M से मिजोरम हो जाएगा, T से त्रिपुरा हो जाएगा, W से आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। और बासा आप याद कर सकते हैं, ये किसका है, तो ये आपका भूटान का है, ठीक है। B से बंगाल याद रखिएगा, A से आपका आसाम हो जाएगा, S से सिक्किम हो जाएगा, A से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये आपका भूटान के साथ जो है यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 2 ऐसे स्टेट हैं जो कि 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो एक सिक्किम हो जाएगा, एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है।
और एक और यहाँ पर है बंगाल भी आपका आना चाहिए, वेस्ट बंगाल भी आना चाहिए था, ऐसा देख लीजिए। सिक्किम जो आपका नेपाल, भूटान और चाइना यहाँ पर करता है। अरुणाचल प्रदेश जो आपका भूटान, चाइना और म्यांमार, ये 3 देशों से आपका जो है बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी आप याद रखिएगा, ये भी आपका 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। बाकी अगर पूछेगा कि 3 साइड से घिरा हुआ कौन सा है बांग्लादेश से, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको त्रिपुरा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये इतना आंसर आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा है? तो देहरादून आपको याद रखना है कि देहरादून जो है सबसे बड़ा, यहाँ पर जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला का सबसे बड़ा दून है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में आपका है। इसी का कैपिटल मतलब उत्तराखंड का ही कैपिटल है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ऊपरी वाला जो होता है उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके नीचे आपका जो है हिमाद्री आता है, फिर हिमाचल आता है, फिर उसके बाद शिवालिक आता है। हिमाचल को यहाँ पर मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय कहते हैं, और हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय कहते हैं, और शिवालिक को यहाँ पर जो है क्वार्टर हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हिमाद्री वाला है, ठीक है, सॉरी जो मिडिल वाला है, ठीक है, इसको अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करेंगे मिडिल हिमालय को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो नाग तिब्बा से जाना जाता है। कश्मीर में जो है पीर पंजाल के नाम जाना जाता है। हिमाचल में धौलाधर के नाम जानता है, ठीक है, और नेपाल में आपका महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, मिडिल हिमालय में ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यहाँ पर ये नाम है। बाकी ये जो आपका मिडिल हिमालय और जो लेसर हिमालय है, इसके बीच में आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल वैली है, यानी कि लंबवत वैलियाँ हैं, ठीक है, इन्हीं को दून कहते हैं। और इसी में आपका आता है यहाँ पर जो आपका ये देहरादून वाला जो है दून, ठीक है, तो ये इसी में आता है। बाकी ये जो कहते हैं ये हिमाद्री और हिमाचल के बीच वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम लोग कश्मीर घाटी के नाम जानते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा था कि कौन सा शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दोनों में सबसे बड़ा है, तो ये हम लोग का देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 74, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है, और वो आपका जो है राष्ट्रपति को जो है मतलब सलाह करता है, ठीक है। कोई भी मतलब नियम वगैरह लाना है तो उसमें राष्ट्रपति को ये सलाह देता है, ठीक है। बाकी आर्टिकल नंबर 52 याद रखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 60 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है, वो कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति की शपथ जो है वो आपका CJI दिलाएगा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति को ही यहाँ पर नॉमिनल या टाइटलर हेड कहते हैं, क्योंकि ये नाम मात्र का यहाँ पर ये हेड होता है, इसी को डी ज्यूडे हेड भी कहते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे डी फैक्टो हेड की, तो ये आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो है आपका प्राइम मिनिस्टर ही जो भी नियम वगैरह होता है वो उसको बनाने के लिए राष्ट्रपति को सजेस्ट करता है, और फिर राष्ट्रपति जो उस पर फैसला लेकर के उसको करता है, ठीक है। तो ये नाम मात्र का हेड है, एक्चुअल हेड PM को कहते हैं, ठीक है। डी फैक्टो हेड इसलिए कहते हैं इसको, ठीक है, रियल हेड इसका मतलब होता है। बाकी याद रखिएगा कि PM इज़ द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट, ये किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जो जो PM होता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो है जो भी मतलब वार्तालाप होता है मंत्रिपरिषद में, उस बात को जो है राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करता है प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए इसको लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। बाकी आर्टिकल नंबर 53 याद रखिएगा कि ये कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है, इस चीज़ के बारे में बात करता है। हमसे ओवरऑल पूछा था कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये कौन सा आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 74 में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। बोरा निम्नलिखित में से कोर्ट पर एक टीम के खिलाड़ी खेल की कौन सी जोड़ी सही है? मतलब बोला है कि मतलब खेल है उसमें कितने प्लेयर होते हैं, तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हैंडबॉल में 9 नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि हैंडबॉल में 7 होता है। कैसे याद कीजिएगा? तो 5 बास्केटबॉल लाओ, ठीक, उसमें 6 वॉली रखो, ठीक है, और 7 नेट रखो, ठीक है, उसमें 9 बेसबॉल। तो इस तरीके से मतलब याद कर सकते हैं, 5 बास्केटबॉल, 6 वॉलीबॉल, 7 हैंड या नेट बॉल, और 9 जो है बेसबॉल में, ठीक है। बाकी वाटर पोलो में याद रखिएगा 7, ठीक है। तो इसलिए हमने पूछा था कौन सही है, तो 5 ये बास्केटबॉल वाला सही है। बाकी ये 9 हैंडबॉल वाला गलती है, क्योंकि हैंडबॉल में 9 नहीं बल्कि 7 होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, नेट बॉल में 7 होता है, बेसबॉल में 9 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला अनटचेबल जो है वो किसकी पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद, ठीक है। मुल्कराज आनंद की जो है अनटचेबल है। इसके अलावा इन्होंने 2 लीव्स एंड ब्यूल लिखा था, इसके अलावा स्वॉर्ड एंड सिकल लिखा था। ये सब आपका जो है यहाँ पर मुल्कराज आनंद की ही है। खुशवंत सिंह की मोस्ट पॉपुलर ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलाइस, ये भी आपका खुशवंत सिंह का ही है। RK नारायण का काफ़ी इंपॉर्टेंट मालगुडी डेज और द गाइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड स्वामी एंड फ्रेंड भी इसको याद रखिएगा। BR अम्बेडकर का याद रखिएगा कि जाति का विनाश, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, मूक नायक, ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीजा, ये सब आपका जो है BR अम्बेडकर का है। और याद रखिएगा कि ये जो वेटिंग फॉर अ वीजा है, ये आपका एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है। तो ये आपका BR अम्बेडकर का है। तो यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों ने बुक्स का नाम देखा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। बोला अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन सा एक था। तो अकबर के हम लोग जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। तो उसमें आपका एक तानसेन हुआ करता था, ठीक है। तानसेन के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है कि तानसेन जो है वो आपका संगीत से संबंधित था, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अकबर आया तो अकबर के बारे में पढ़ लेते हैं। बोला अकबर का पूरा नाम क्या था। तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा यहाँ पर तानसेन तो हो गया, तानसेन इसका दरबारी कवि था, ठीक है। अमीर खुसरो की बात करेंगे दोस्तों, तो अमीर खुसरो जो था ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को इन्हें इसने मतलब टाइटल दिया था अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर आजम का, ठीक है। बदले में अमीर खुसरो ने भी अलाउद्दीन खिलजी को मतलब ये तो टाइटल दिया था सिकंदर आजम, बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने भी अमीर खुसरो को एक टाइटल दिया था तूते हिंद का, ठीक है। तो ये दोनों ने एक दूसरे को उपाधि दिया था, ये याद रखिएगा। बाकी अमीर खुसरो की किताब याद रखिएगा नूह सिफिर, ठीक है, जो कि मुबारक शाह के शासनकाल के बारे में, जो कि तुगलक वंश से बिलोंग करता है, उसके बारे में यहाँ पर जो है लिखा था अमीर खुसरो ने ही। इसके अलावा उस्ताद अहमद लाहौरी के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है आपका ताजमहल के वास्तुकार थे, मतलब आर्किटेक्चर थे शाहजहाँ के समय में। उस्ताद हामिद लाहौरी के बारे में ये भी याद रखिएगा कि इसकी जीवनी जो है मतलब जीवनी लिखी थी शाहजहाँ की इसने ही, उस्ताद हामिद लाहौरी ने ही जीवनी भी लिखी थी और साथ ही साथ ये वास्तुकार थे शाहजहाँ के समय में, ठीक है। तानसेन अगर क्वेश्चन आ ही गया है तो तानसेन के बारे में याद रखिएगा कि इसका जो वास्तविक नाम था रामतनु पांडे था, गुरु जो इनका नाम था हरिदास था, ठीक है। ग्वालियर के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में ये थे, ठीक है। अकबर ने इनको जो है मियाँ की उपाधि दे रखी थी तानसेन को। ध्रुपद गीत जो थे इनकी रचना है। तानसेन महोत्सव भी आपका होता है एमपी में, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो तानसेन मतलब याद रखिएगा संगीत से रिलेटेड एक दरबारी कवि थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। बाकी अमीर खुसरो के बारे में बता दिए, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ही जो है सबसे ज़्यादा आपका नेशनल पार्क है। कौन कौन सा है तो याद रखिएगा माधव है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, ठीक है, कान्हा है, ठीक है। तो ये सब आपका एमपी में पड़ता है। गुजरात की अगर बात करेंगे तो गुजरात में आपका गिर हो जाएगा, जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। वंसा हो जाएगा, मरीन हो जाएगा, ब्लैक बक नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये सब आपका गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा कर्नाटका की बात करेंगे तो कर्नाटका में आपका जो है बांदीपुर हो जाएगा, बनरघट्टा हो जाएगा, नागरहोल हो जाएगा, अंसी हो जाएगा। ये सब आपका कर्नाटका का नेशनल पार्क है प्रमुख। राजस्थान की बात करेंगे तो सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देव और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सब आपका राजस्थान का फेमस यहाँ पर जो नेशनल पार्क है। हमसे पूछा था कूनो वाला, तो कूनो वाला एमपी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 26 जो है वो किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 25 से जो 28 है वो आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो धार्मिक वाले से बिलोंग करता होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंध रखता है आर्टिकल नंबर 26, ठीक है। और 26 तो ये हो गया। 27 की अगर हम बात करेंगे तो 27 में ये लिखा गया है कि धार्मिक करों का भुगतान नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि अगर धर्म के लिए आप काम करें तो उसके लिए टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपका जो आर्टिकल नंबर 27 में लिखा गया है। और आर्टिकल नंबर 25 जो है वो आपका धर्म के प्रचार प्रसार से रिलेटेड है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन उसको जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, ये भी चीज़ बताया गया, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 25 धर्म का प्रचार प्रसार। 26 जो है कि आप धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है आपके पास, मतलब कि आप कोई भी एक ग्रुप बना करके आप किसी भी धार्मिक चीज़ का जो प्रबंधन कर सकते हैं। 27 आपका बोलता है यहाँ पर कि आप धार्मिक करों का भुगतान नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा 28 की बात करेंगे तो 28 जो आपका ये लिखा गया है कि जहाँ पर सरकारी स्कूल है, ठीक है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कुछ कंट्रीब्यूशन है, मतलब उससे वो चल रहा है संस्था, तो उसमें जो है आपको रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं देना है, ठीक है। ये चीज़ आपका जो है आर्टिकल नंबर 28 में बोला गया है कि जहाँ सरकारी संस्था है वहाँ पर कोई भी आपका जो है यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं आप। ये चीज़ है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने हम लोगों ने 25, 26, 27, 28 चारों यहाँ पर जो आर्टिकल को देख लिया, जो कि आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर देखते हैं। बोला है भारत चीन की कितने सेक्टर में बांटा गया है, ठीक है। तो भारत चीन को यहाँ पर याद रखिएगा 3 सेक्टर में बांटा गया है। वेस्टर्न जो कि लद्दाख में पड़ता है, सेंट्रल जो कि हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में है, ईस्टर्न जो कि आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका जो सीमा रेखा है उसको 3 सेक्टर में बांटा गया है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर भारत और चीन के बीच की जो आपका बाउंड्री लाइन है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। बाकी ये हम लोग जानते हैं, लेकिन चीन अपने आप को जॉनसन लाइन मानता है, ठीक है। चीन वाले जो है जॉनसन लाइन मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मैकमोहन लाइन को मानते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी यहाँ पर
चल रहा है जो भी आपका ये 3 सेक्टर्स हैं, जैसे लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, ठीक है, इन सब में ये क्यों चलाया गया, लगभग ये 2022-23 बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2025-26 तक के लिए ये आपका है, ठीक है। ये एक प्रकार का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी आपका ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, ठीक है, इसका जो है मतलब जो भी एरिया है बॉर्डर वाला पे, उसको जो है विकास करना, डेवलपमेंट करना, ये इसके अंतर्गत इस प्रोग्राम में मतलब इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही था, ठीक है। तो 3 सेक्टर याद रखिएगा, वेस्टर्न में लद्दाख, सेंट्रल में हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ईस्टर्न में सिक्किम और अरुणाचल। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट कौन सी है, तो याद रखिएगा थांगटा जो है ये आपका मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है। इसके अलावा अगर बात करेंगे केरल की, तो केरल का आपका कलरीपट्टू हो जाएगा, पंजाब का गटका हो जाएगा, तमिलनाडु का सिलम्बम हो जाएगा, एमपी का मलखम्बा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है, लाठरी, ठीक है, लाठरी हो जाएगा, एमएच यानी कि महाराष्ट्र का मर्दानी खेल हो जाएगा, बिहार का आपका परीखांडा हो जाएगा। तो ये सब आपका मार्शल आर्ट है अलग अलग स्टेट में। तो हमसे पूछा था मणिपुर का, तो मणिपुर का थांगटा याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन और बर्च जो है किस वन के आम पेड़ है, मतलब ये सब पेड़ कौन से प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि वन काफ़ी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये जो आपका एग्जाम्पल्स है ये आपका पर्वतीय वन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पर्वतीय वन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी इसके अलावा सदाबहार वन के बारे में याद रखिएगा कि सदाबहार वन ऐसे जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ तापमान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है जहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है पर्णपाती वन होता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, जिसमें कि 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वहाँ वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको मानसून वन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको 2 भागों में बांटा गया इसको। जो 70 से 150 जहाँ पर वर्षा होती है उसको हम लोग ड्राई आपका कहते हैं, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन बोलते हैं, और जहाँ पर 150 से 200 कहते हैं वहाँ पर उसको मॉइस्ट पर्णपाती यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बाकी मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो ये आपका तटीय क्षेत्र यानी कि जहाँ पर दलदलीय क्षेत्र है, जैसे कि आपका साउथ वाला एरिया हो गया, ठीक है, बंगाल वाला एरिया हो गया, तो वहाँ पर आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके जो रूट्स होते हैं इसको लिविंग रूट्स कहते हैं, क्योंकि मतलब फैले हुए होते हैं, मतलब पूरे डेल्टा में, मतलब जो भी दलदल होता है उसमें फैले होता है, ऐसा लगता है कि लिविंग रूट है, ठीक है। इसको हम लोग नेमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्वतीय वन के बारे में याद रखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। शंकुधारी वन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस तरीके से कोन नुमा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। बाकी सदाबहार की अगर बात करेंगे तो ये आपको पश्चिमी घाट, जैसे आपका महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, गोवा वाला एरिया हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और जो उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है यानी कि बंगाल वगैरह, तो वहाँ पर आपको सदाबहार वन देखने को मिलेगा। इसमें वनस्पतियाँ की बात करेंगे तो आपका आबनूस हो जाएगा, महोगनी हो जाएगा, सिनकोना हो जाएगा, जो कि मलेरिया के उपचार के लिए यहाँ पर जो है, जो कि क्विनिन नामक दवाई से बनता है, ठीक है, सिनकोना की छाल से। तो ये आपका मलेरिया के उपचार में मदद करता है, ठीक है। एनी एपिहाइटिस, ठीक है, ये सब आपका जो सदाबहार वन के वनस्पतियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कांटेदार जंगल भी पाया जाता है जहाँ पर वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर एक घास उगती है जिसको कि टोसांकी ग्रास कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो है वन है और वनस्पतियाँ हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब आपका जितने भी आपका एग्जाम्पल है वनस्पतियाँ हैं, ये सब आपका पर्णपाती वन में आता है, ठीक है, सॉरी पर्वतीय वन में आता है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग में जो है वो नदी उपनदी सही है, मतलब कि नदी और उपनदी का मतलब कि ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो तापी का क्या मंजीरा है, ठीक है, मंजीरा मंजीरा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो तापी का मंजीरा तो नहीं है, मंजीरा तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर कि गोदावरी का है, ठीक है। तो ये हम लोग का गलत है पहला वाला। बाकी कृष्णा की अगर बात करते हैं तो कृष्णा का क्या यहाँ पर जो है घाट प्रभा है, तो जी हाँ यहाँ पर जो है घाट प्रभा, सॉरी घाट प्रभा भी नहीं है यहाँ पर, यानी कि दोनों गलत है। कृष्ण घाट प्रभा तो इसका है ना, क्या कहते हैं, भीम नदी का है ना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, ये कृष्णा नदी का ही तो है, ठीक है, ये कृष्णा नदी का ही तो है। तो ये वाला सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा का घाट प्रभा सही है, लेकिन तापी का मंजीरा नहीं है, मंजीरा गोदावरी का। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तापी की, तो तापी की सहायक नदियाँ जो है बोड़ी है, गिरना है और पूर्णा है, ठीक है। ये 3 आपका तापी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो आपको ऐसे याद कर सकते हैं, PPMS वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि पेनगंगा, पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, ठीक है, सबड़ी, वेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती, ये सारे आपके गोदावरी के सहायक नदियां हैं। उद्गम की अगर बात करेंगे हम इसका, तो इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। इसका अन्य नाम दक्षिण गंगा और बृहद गंगा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि गंगा के समान ही ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कृष्णा नदी के बारे में, तो कृष्णा नदी का ऑरिजिन आपका महाबलेश्वर
नासिक जो महाराष्ट्र में है वहाँ से होता है। सहायक नदियाँ की मैंने बात की कि इसका ट्रिक है भीम तू मौसी को घाट पर ले जाके दूध की माला बना, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भीम नदी का सॉरी भीम नदी हो जाएगा यहाँ पर, सहायक नदी इसका। इसके अलावा तुंगभद्रा हो जाएगा, मौसी से मूसी हो जाएगा, कोयना हो जाएगा, घाट प्रभा हो जाएगा, माल प्रभा हो जाएगा, दूध गंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका जो है यहाँ पर कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पे और चीज़ तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर जो सेकंड वाला सिर्फ सही है, बाकी पहला वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, पहला मुगल बादशाह जो कि बाबर था, ठीक है, 1494 ईस्वी में 12 साल में पुराना फरगना की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि जो पहला मुगल बादशाह था 1494 ईस्वी में 12 साल की ही उम्र में फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये गद्दे पर बैठा था, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं बैठ पाया था क्योंकि वहाँ पर जो उज्बेकिस्तान से एक शासक था जो कि इस पर आक्रमण कर दिया था। तो फिर वहाँ से ये हट गया था और फिर काबुल पर आ गया था, 1504 ईस्वी में काबुल पर बैठ गया था। चूँकि ये काबुल पर बैठा था तो वहाँ पर जो है ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब वो अपने सेना को मतलब ज़्यादा बड़ा करना चाहता था, इसलिए वो जो है अपने मतलब सैनिक सेना बढ़ाने के लिए जो है वो फिर भारत में आकर के लूटपाट करता है। तो फिर उसके बाद ये बाबर जो है वो भारत में एंटर करता है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि इसको जो है भारत कौन बुलाया था, तो दौलत खान लोधी और राणा सांगा जो है ये इसको इन्वाइट किया था दिल्ली में, ठीक है, युद्ध करने के लिए, ठीक है। बाकी ये चीज़ तो हम लोगों ने देखा था ऊपर कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है इसका पूरा नाम था, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी याद रखिएगा बाबर के बारे में, इसने प्रमुख युद्ध लड़ा था। इसमें पहला जो प्रमुख युद्ध था आपका 1526 ईस्वी में, जो कि आपका किसके किसके बीच में होता है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें कि बाबर जो आपका जीत जाता है और तभी से आपका दिल्ली सल्तनत का ख़त्म हो जाता है, मतलब दिल्ली सल्तनत हट जाता है, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की नींव रखी, मतलब उसके बाद फिर मुगल वंश आ जाता है। और 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, इसी में गन पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया था आपका पहली बार, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपका प्रमुख युद्ध था खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, मेदिनी राय के को हराया था इसमें। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, इसमें अफगानों का हराया था, ठीक है। तो सब में बाबर का जीत हुआ था। टोटल 4 प्रमुख युद्ध हुआ था, 1526, 27, 28 और 29। फिर 30 में बाबर का मृत्यु हो जाता है, फिर उसके बाद इसका बेटा आता है, ठीक है, वो कभी हम और देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी आत्मकथा यानी कि जो आपका बायोग्राफी था वो कौन सा था, तो तुजुके बाबरी जो है ये इसका आत्मकथा था, ठीक है। इसको तुर्की भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो बाबरनामा ने, मतलब तुर्की भाषा में लिखा गया था इसको बाबरनामा, ठीक है। अब्दुल रहीम खानी खाना ने इसको जो है मतलब फ़ारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। मतलब देखिए फिर से बताता हूँ मैं आपको, आत्मकथा जो था इसका तुजुके बाबरी था, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसको फ़ारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो अब्दुल रहीम खाने खाना करके था, ठीक है। इसने इसको जो है फ़ारसी में अनुवाद किया था। पहली बार आगरा में इसको दफनाया गया था बाबर को, फिर इसके बाद इसकी कब्र को इसकी पत्नी ने काबुल में दफनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ था यहाँ पर बाबर के बारे में, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। आगे है यहाँ पर साइंस, ठीक है। साइंस के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विटामिन B3 को यहाँ पर जो है नियासिन के नाम जाता है, ये आपका केमिकल नेम है इसका, ठीक है। तो हम सबका केमिकल नेम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन 2 तरह का होता है, एक वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील होता है वो आपका KEDA होता है, यानी कीड़ा करके याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपका वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील की बात करेंगे तो विटामिन B और C हो जाएगा, ठीक है। B1 की रासायनिक नाम की बात करेंगे तो ये थाइमिन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B2 की बात करेंगे तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। B3 का नियासिन, तो यही हमसे पूछा था, तो यहाँ पर ये नियासिन हो जाएगा B3 का। इसके अलावा B5 की बात करेंगे तो पेंटीथोनिक एसिड हो जाएगा। B6 का पीरिडॉक्सिन हो जाएगा। B7 का बायोटिन हो जाएगा। B9 या B11 का फॉलिक एसिड हो जाएगा। B12 का आपका जो है साइनोकोबालामीन हो जाएगा। तो ये सब आपका रासायनिक नाम है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर कुछ कुछ बीमारी के बारे में याद रखिएगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमी से बेरी बेरी रोग होता है। B3 की कमी से पेलाग्रा, जिसको कि 3D रोग कहते हैं, जिसमें कि डेमनेशिया, ठीक है। इसके अलावा डायरिया और डर्मेटिस हो जाता है, ठीक है। डेमनेशिया मतलब कि मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। तो ये 3D डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है, पेलाग्रा, जो कि विटामिन B3 की कमी से आपका होता है। इसके अलावा विटामिन B9 या B11 की कमी से आपका जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जो कि नवजात शिशुओं में होता है। और विटामिन B12 की कमी से जो आपका एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर जो याद रखिएगा। हमसे पूछा था कि नियासिन किसका है, तो विटामिन B3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन बताता है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थिति में गैस के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो एक ग्राहम्स लॉ होता है 1848 में, जिसमें ये बोला जाता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, ठीक है।
नहीं तो मैं बताता हूँ अभी डिफ्यूजन क्या होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, रूट ऑफ डेंसिटी के, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर डेंसिटी को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके वर्गमूल का यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बस ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका ग्राहम लॉ आता है 1848 ईस्वी में इसको दिया गया था, ठीक है। और ये जो डिफ्यूजन क्या होता है, और डिफ्यूजन के बारे में याद रखिएगा कि डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर ग्राहम्स लॉ 1848, जिसमें कि ये बताता है कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है वो इसके डेंसिटी का क्या होता है, स्क्वायर रूट के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। पास्कल का नियम की बात करेंगे तो ये दाब से रिलेटेड है। कैपलर का नियम की बात करेंगे 1609 में दिया गया था। 3 कैपलर्स का लॉ है यहाँ पे। पहला कैपलर्स का लॉ की बात करेंगे तो सूर्य केंद्र में है और जो ग्रह जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये चीज़ आपका पहला नियम के तहत बोला गया था, ठीक, जिसको कि ऑर्बिटल नियम कहा जाता है, यानी कक्षाओं का नियम कहा जाता है, ठीक है। ये पहला नियम में बोला गया था पास्कल का। उसके बाद सेकंड जो नियम था, ठीक है, इसमें क्षेत्रफल का नियम इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें बोला गया था कि किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समय के बराबर अंतराल में बराबर क्षेत्रफल में घूमती है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सन है, ठीक, और कोई प्लैनेट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया 6 महीने में, तो इसके द्वारा ये जो आपका एरिया ये कवर किया गया, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से कोई प्लैनेट यहाँ गया 6 महीने में, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, ये दोनों एरिया जो है, दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका सेकंड जो आपका यहाँ पर नियम है, ठीक है, कैपलर का, ये बोलता है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड लॉ बोलता है आपका समय अवधि का नियम है, ठीक है, जिसमें कि ये बोला गया कि किसी भी ग्रह की परिक्रमण काल जो यानी कि टाइम पीरियड जो है वो सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी, जिसको कि आर बोला जाता है, इसके तृतीय घात का समानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है, टाइम पीरियड है, आर क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पर सूर्य और ग्रह के बीच में, ठीक है। तो ये आपका थर्ड लॉ बोलता है। तो तीनों लॉ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कॉर्निया के पीछे एक गहरी मांसल संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, तो इसको जो है आइरिस कहा जाता है, ठीक है, आइरिस कहा जाता है। और यही जो आपका पुतली को कंट्रोल करता है, ठीक है, आइरिस ही। इसके अलावा पुतली के बारे में याद रखिएगा कि प्रकाश जैसे ही हमारे पुतली में प्रवेश करता है, ठीक है, अगर ज़्यादा प्रकाश आ गया है तो हमारा पुतली क्या हो जाता है, वो हमारा सिकुड़ जाता है, और अगर प्रकाश बहुत कम है तो हमारा पुतली क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि जब हम अंधेरे से डायरेक्ट अगर हम रोशनी में जाते हैं या रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो मतलब हमको कुछ अजब टाइप का लगता है, क्योंकि पुतली क्या होता है, वो मेंटेन करती है अपने शेप में फिर से वापस आने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका होता है। बाकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आई स्ट्रक्चर की, तो ये जो बाहरी वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसको हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और आई डोनेशन जो होता है उसमें यही वाला आपका जो है भाग होता है, और जो भी प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है वो कॉर्निया वाले पार्ट में ही होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर प्यूपिल होता है, पुतली होता है, ठीक है, आँख में आने वाली रोशनी को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। आइरिस क्या होता है, तो आइरिस अभी हम लोगों ने देख लिया है, ये पुतली को कंट्रोल करता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक सिलियरी मांसपेशियाँ होता है जो कि लेंस को जो है छोटा बड़ा करता है, या फिर मतलब उसी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। यही आपका फोकस करता है, यहाँ पर रेटिना होता है पीछे, तो इस पर जो इमेज को फोकस करता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऑप्टिक नर्व लगा हुआ रहता है जो कि इमेज जो बनता है उसको ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पर आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी द्रव वगैरह भरा रहता है, कचाव द्रव होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पर कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है, तो एंजाइम ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा को तोड़ता है, तो ये लाइपेज एंजाइम हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका लाड़ में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो मुख से होती है। मुख में आपका जीभ होता है, दांत होता है, ठीक है, लाड़ होता है यानी स्लाइवा होता है। उसके बाद तालू होता है, तो जो स्लाइवा होता है उसी में आपको एक लाड़ ग्रंथि होती है, और वही आपका एमाइलेज जो आपका ये एंजाइम होता है, ठीक है। ये आपका जो है सॉरी लाइपेज तो नहीं हुआ ना, लाड़ में लाइपेज नहीं बल्कि एमाइलेज होता है, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, ठीक है। जो एमाइलेज, ये लाड़ ग्रंथि में एमाइलेज जो है यहाँ पर निकलता है, ठीक है, जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा भोजन है वो ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी एक कॉमन पाथवे होता है यहाँ पर श्वास नली का और यहाँ पर भोजन नली का, ठीक है। तो ग्रसनी यहाँ पर होता है, फिर इसके नीचे आपका भोजन नली होता है, ठीक है। भोजन नली से फिर हमारा जो खाना होता है वो हमारा पेट में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। तो अमाशय में याद रखिएगा वहीं पर आपका HCl एक रिलीज होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो माध्यम को क्या बनाता है, अम्लीय बना देता है। क्यों बनाता है अम्लीय, ताकि जो भी बैक्टीरिया है वो मर जाए, ख़त्म हो जाए। तो HCl रिलीज होता है, ठीक है। उधर में ही आपका जो पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये हम लोग का जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, ठीक है।
तो हमसे पूछा क्या था, एंजाइम वसा को तोड़ने में, तो वसा वाला भी नहीं है, वसा वाला हम देखेंगे अभी। यहाँ पर जो लिवर से आता है, यहाँ पर ये एंजाइम निकलता है, उसको हम बात करेंगे, ठीक है। तो पेप्सिन याद रखिएगा, पेप्सिन एंजाइम का सेक्रेशन होता है जो कि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है अम्लीय माध्यम में। इसके अलावा उधर में आपको याद रखना है कि एक जो है आपका झिल्ली होता है, श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है, जो कि अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे अमाशय की जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पेट की आंतरिक परत को ये सुरक्षा प्रदान करता है श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है। फिर इसके बाद एक आपका स्फाइंटर मसल्स होता है, ठीक है, उसकी मदद से जो है आपका खाना अमाशय से आपका छोटी आंत में एंटर करता है, ठीक है, जो कि लगभग हमारे पूरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, 7 से 8 मीटर का लेंथ होता है, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांश, ठीक है, यानी कि डोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी छोटी आंत के सरफेस पर आपका विली होता है जो कि अंगुलीनुमा आकार होता है, जो कि भोजन ग्रहण के लिए सतह को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर छोटी आंत के बारे में। बाकी छोटी आंत में ही आपका जो है मतलब यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जो कि एक एंजाइम निकलता है यकृत से, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे यकृत के बारे में। तो यकृत के बारे में याद रखिएगा, इसमें एक पित्त रस होता है जो कि पित्त की थैली में मौजूद होता है, ठीक है। इससे एक एंजाइम निकलता है लाइपेज, यही वाला लाइपेज जो हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो लाइपेज का काम होता है वसा का इमल्सीकरण, यानी कि वसा को तोड़ने का काम ये करता है छोटे छोटे भागों में, ठीक है। तो ये लाइपेज एंजाइम ही करता है जो कहाँ से निकलता है, पित्त रस से, ठीक है। क्षारीय माध्यम बनाता है और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही है, याद रखिएगा। यकृत के अध्ययन को हम लोग जो हिपैटोलॉजी कहते हैं, ये दाएं तरफ में होता है, हमारे जो अमाशय होता है उसके दाएं तरफ में होता है, ठीक है। इसके अलावा ये गहरे लाल रंग का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है छोटी आंत, हम लोगों ने पढ़ लिया। छोटी आंत से फिर हमारा जो भोजन होता है वो आपका बड़ी आंत में एंटर करता है, ठीक है। बड़ी आंत क्या होता है, तो बड़ी आंत जो है आपका पहला भाग जो था सीकम होता है, ठीक है, और अंतिम भाग कोलोन होता है। तो सीकम से एंटर करता है बड़ी आंत में भोजन, और कोलोन में जो कि अंतिम भाग है वहाँ पर पानी का अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अग्नाशय रस जो मैंने आपको बताया, ठीक है, 2 प्रकार का होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो जो लाइपेज होता है वही आपका वसा को वसीय अम्ल में ब्रेक करता है, क्षारीय माध्यम में ट्रिप्सिन काम करता है ये, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। तो लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज का काम यहाँ पर है कि जो वसा है उसको तोड़ने का काम करता है, और जो एमाइलेज है, ठीक है, एमाइलेज क्या करता है, तो एमाइलेज आपका यहाँ पर लाल ग्रंथि में पाया जाता है जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। और एक पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम में क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। तो तीनों एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी पानी अवशोषण के बाद एक अपेंडिक्स होता है जो कि एक अवशेषीय अंग होता है, यानी कि शरीर में इसका काम नहीं होता है, अगर ये हट भी जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करेंगे यहाँ पर टोटल जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो सबसे पहले तो कि आहार नली, ठीक है, मुंह, ग्रास नली, उदर, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद रेक्टम जिसको कि मलाशय में कहते हैं उसमें जाता है, फिर उसके बाद एनस के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल। तो ये कंप्लीट हम लोग का पाचन तंत्र था। ओवरऑल हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यही था आज का हम लोग का यहाँ पर जो 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन सर ने नहीं करवाया था, अगला लेक्चर में करवाए हैं सर, तो उसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही वक्त, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी पीडीएफ की बात रही कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो देखो पीडीएफ के चलते ही मेरा जो 8.5 के टेलीग्राम चैनल है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा यहाँ पर, तो उसके लिए आप वहाँ पर ज्वाइन रहिए, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करना है या कि नहीं वो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।